हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है ऊष्मा। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जैसे कि किसी चीज़ को हम गर्म महसूस करते हैं तथा ठंडा महसूस करते हैं, उसके ताप के बारे में देखेंगे। ताप मापन को सीखेंगे कि टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जानेंगे। ऊष्मा का स्थानांतरण देखेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि चैप्टर में हमने क्या सीखा है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप है कि ऊनी वस्त्र जानतर रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म है तथा बर्फ ठंडी होती है। टेबल 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। यहाँ आपको टेबल दी गई है। यहाँ पे 3.1 जैसे कि इसमें बताया गया आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसा होता है? ठंडा होता है, शीतल होता है, तो उसके आगे टिक कर दिया गया। अब आपसे सेकंड पॉइंट पे पूछा गया है चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसी होती है? आप बता सकते हैं कि वो गर्म होती है। थर्ड पॉइंट पे पूछा गया फलों का रस कैसा होता है? ठंडा होता है। तो आप किस पर टिक कर सकते हैं? किस कॉलम में? ठंडा या शीतल के कॉलम में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे पूछा गया है तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी कैसी होती है? जो हमने गर्म किया हो, मतलब गैस पे चढ़ाया हो, कुछ तला हो उसमें, तो उस बर्तन की हत्थी कैसी होगी? आपको गर्म महसूस होगा उसको टच करने पे। तो आप इस तरीके से इस टेबल को फिल कर सकते हैं। आगे कहते हैं हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के मुकाबले, आगे देखते हैं, दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 3.1 के जरिए बताया गया है। यहाँ जरा बॉक्स में कुछ दिया गया है, इसको देख लेते हैं। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। मतलब ये सब बताया गया कि वो सब चीज़ें गर्म होती है तो आप उसको ना टच करके चेक करें। यहाँ एक्टिविटी 3.1 दिया गया, इसको देखते हैं। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर ABC जैसे कि यहाँ पॉइंट लिखा गया है नामांकित कीजिए। पात्र A में ठंडा पानी तथा पात्र B में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र C में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र A में तथा दाहिने हाथ को पात्र B में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र C में डुबोइए जैसा कि फिगर आपको ऊपर 3.1 में दिखाया गया है। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होगा? नहीं, क्योंकि जो हमने बायां हाथ जो कि गर्म में डाला था, गर्म बर्तन में डाला था, उसको जब हम गर्म और ठंडे के पानी के मिक्सचर में डालेंगे तो हमको थोड़ा सा शीतल महसूस होगा। जबकि दायां हाथ जिसे हमने पहले से ठंडे पानी में रखा था और गर्म और शीतल मिक्स पानी में डालेंगे तो हमें थोड़ा गर्म महसूस होगा। सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। मतलब टेम्परेचर इतना अपने अनुसार रखिए। बूझो कहता है मेरा हाथ
मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर को तुलना में देख रहे हैं, क्योंकि पहले से अगर हम गर्म में रहेंगे, गर्म हाथ में हमारा हाथ था, जैसे कि बायां हाथ, वो जब गर्म और ठंडे के पानी में मिक्सचर गया तो उस हाथ को वो पानी ठंडा लगा। तो ये कंपैरिजन में है, तुलना में देख रहे हैं हम। बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता अर्थात गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी, जिसको हम थर्मामीटर भी कहते हैं। मतलब ताप किससे मेजर करते हैं हम? तापमापी से, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। तापमापन। अब देखते हैं तापमापन क्या है। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? हाँ, आपने जनरली डॉक्टर के पास थर्मामीटर तो यूज करते देखा ही होगा। याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर अर्थात ताप को थर्मामीटर अर्थात तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर फिगर 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। यहाँ आपको थर्मामीटर दिखाया गया है फिगर 3.2 में। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। आगे है, यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगी। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे हम C द्वारा लिखते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और ये किस यूनिट में है, किस इकाई में है? सेल्सियस में है। बूझो दुविधा में है कि फिगर 3.2 में दर्शाए अनुसार दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ऊपर आपको ये दिया गया है और नीचे ये मेजरिंग स्केल दी गई है, तो किसे पढ़े? यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ऊपर जो है सेल्सियस में है, ये C डिग्री लिखा है, और ये जो है फारेनहाइट में। नीचे जो मेजरिंग हो रही है वो फारेनहाइट में है और ऊपर जो मेजरिंग स्केल आपको दिया गया है वो सेल्सियस में है। दोनों यहाँ पे यूनिट दिखाई दिया गया है। उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फारेनहाइट स्केल का है, जिसका परिसर 94 to 108 अर्थात 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। मतलब मेजरिंग स्केल किसके बीच में बताया गया है? डॉक्टरी थर्मामीटर का किसके बीच में रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक्टिविटी 3.2 दी गई है, इसको देखते हैं। थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए हैं को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी पुतिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है।
अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और इसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक अर्थात सेल्सियस के साथ व्यक्त किया जाता है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है और ताप के मेजरिंग के और भी यूनिट है, जैसे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये सब भी टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट है, सेल्सियस जैसे होता है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। यहाँ एक्टिविटी 3.3 दी गई है, इसको देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों, कम से कम 10 लोगों के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को टेबल 3.2 में अंकित कीजिए। और जाहिर सी बात है कि अलग अलग व्यक्तियों का जो टेम्परेचर होगा अलग अलग होगा। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको देख लेते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने से के लिए आवश्यक सावधानियाँ क्या होनी चाहिए? थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी रोगाणुरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, जैसा कि फिगर आपको 3.3 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए एकदम आपके दृष्टि रेखा के सीध में है, सामने है। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्मामीटर को सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। आगे है, यहाँ कुछ दिया गया है जो आप स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और उनका टेम्परेचर लिखेंगे उसके बारे में। क्या प्रत्येक, यहाँ पे 10 कम से कम 10 बच्चों का बोला गया था आपको, 10 स्टूडेंट का नोट करने के लिए। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? नहीं होगा, सबका अलग अलग थोड़ा बहुत होगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। मतलब जो जिसको हम सामान्य ताप कह रहे हैं वो एक औसत टेम्परेचर है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं जिसे, वो स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह का, मतलब बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर मेजर किया गया, फिर उसका एवरेज निकाला गया है, उसकी बात है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। आगे है, बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। आपको यहाँ चेतावनी क्या दी गई है? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। अगर आप धूप में रखते हैं या आग के पास रखते हैं तो यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री यानी 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे है, यहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में दिया गया है, देखते हैं। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसा कि आपको फिगर 3.4 में दिया गया है। देखते हैं, ये देखिए आपको फिगर 3.4 ये दिया गया है, यही है फिगर 3.4 और ये है आपका स्केल, ये है प्रयोगशाला तापमापी जो ये देखिए आपको दिया गया है यहाँ तक, इसकी बात कह रहे हैं। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था
ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। यहाँ पे कुछ दिया गया, इसको देखते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। मतलब जो बताया जाता है कि अधिकतम तापमान इतना रहेगा आज मौसम का, आज न्यूनतम ये रहेगा, तो वो किससे मापा जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी से मापा जाता है। यहाँ आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी देख रहे हैं 3.4 दिया गया है। आइए हम आप देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। जो ये प्रयोगशाला तापमापी है इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। यहाँ एक्टिविटी 3.4 आपको दी गई है। इसमें बताया गया है क्या, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे, जैसे कि ऊपर आपको फिगर 3.5 में दिया गया है। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रूप रखते हुए, अर्थात ऐसे खड़े रखते हुए जैसे फिगर में है, इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ विभिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए कि मतलब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। कौन सी सावधानियां हैं देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, जैसा कि आपको ऊपर फिगर 3.5 में दिखाया गया। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है, जैसे कि हमने जल में डुबोया था। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए, जैसा कि उस एक्टिविटी 3.4 में कहा भी गया था। बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 3.5 दी गई है, इसको देखते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। उसमें एक्टिविटी 3.5 दी गई, इसको देखते हैं। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल अथवा उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है, मतलब बाहर निकाल के नहीं, उस वस्तु में रखते हुए नोट करना चाहिए। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुंह में रखते हुए आप उसके पाठ्यांक को लिखते हैं। क्या तब भी देखते हैं आगे। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है, मतलब नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं, जैसा कि आपको फिगर 3.6 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए विभंग का क्या लाभ है। यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, मतलब जो पारा उस पर चढ़ा है, ऊपर गया है, मतलब जिस टेम्परेचर पर पहुंचा है, अपने आप बिना किसी दूसरे टेम्परेचर पर रखने से उसको गिरने से रोकता है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। देखते हैं तापमापी के बारे में। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है।
आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया है, जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है, आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आगे देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, अर्थात अगर आग पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाती है, मतलब वो भी गर्म हो जाती है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, मतलब ऊष्मा जो ज्वाला में थी वो अब कहाँ चली गई है, बर्तन में चली गई है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लिया जाता है, मतलब बर्तन को आग पर से हटा लेते हैं, तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है, मतलब आप जिस बर्तन को जिस जगह पर रखेंगे वह ऊष्मा उस स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। मतलब जो हमने बर्तन को आग पर रखा था तो आग गर्म था और बर्तन ठंडा, और ऊष्मा आग से बर्तन में आई, और जब बर्तन को हमने नीचे उतार के रख दिया, आग से हटा दिया, तो जिस जगह पे रखा अब बर्तन गर्म था और वो स्थान ठंडा, तो ऊष्मा गर्म बर्तन से ठंडे स्थान की तरफ गति करती है। आगे है पहेली जानना चाहती है, क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? बिल्कुल, अगर टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 3.6 दिया गया है, इसको देखते हैं। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए, जैसा कि फिगर 3.7 में आपको दिया गया है। ये देखिए तो टुकड़े किस तरीके से समान दूरी पर चिपकाए गए हैं। आगे देखते हैं। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के सिरे को ईंटों से, यहाँ देख सकते हैं ईंटों से ही दबाया गया है, ईंटों के बीच में दबा कर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिरे को छड़ को ईंटों से दबा दिया गया है और दूसरे सिरे को मोमबत्ती से गर्म किया जा रहा है। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? जो मोम के टुकड़े आपने चिपकाए हैं इस छड़ पर बराबर दूरी पर, उनका क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? आप देखती है किस प्रकार ये गिरना आरंभ कर रहे हैं। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? जो देखिए जो किनारा हम गर्म कर रहे हैं उस किनारे के पास वाला मोम जल्दी गर्म होने लगता है। आगे देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? बिल्कुल, क्योंकि हम जहाँ पर मोमबत्ती रखे हुए हैं, जहाँ से गर्माहट मिल रही है छड़ को, उसी तरफ से मोम गिरना प्रारंभ हो रहा है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है और गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ही ओर हो रही है, लेकिन एक ही वस्तु में हो रही, तो इसे क्या कह रहे हैं? चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन। और ये ठोस वस्तु में है, मतलब ठोस वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे में वस्तु ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है, मतलब ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ चलाए उठा सकते हैं? हाँ, लकड़ी की हत्थी होती है या जो गर्म नहीं होती या प्लास्टिक की होती है, अगर वो गर्म नहीं है तो हम उसे बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं। यहाँ एक्टिविटी 3.7 दी गई, इसको देखते हैं। इस एक्टिविटी को, किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात अर्थात स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी यानी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए, जैसा कि फिगर आपको 3.8 में दिया गया है, डुबोया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से गर्म पानी में इन सबको डुबोया गया। आप देख सकते हैं चम्मच है, ये आप प्रकार है, स्केल है, पेंसिल है, सबको डुबोया गया, इसी की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं।
कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छू कर देखिए। अपने प्रेक्षणों को टेबल 3.3 में लिखिए कि कौन सी वस्तु गर्म हो जाती है, कौन सी वस्तु नहीं, कौन सी वस्तु धातु की है, कौन सी वस्तु नहीं है। जैसा कि स्टील की चम्मच धातु की बनी होती है, स्टील धातु है, और इसका दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं, यहाँ पे बताया भी गया है। हाँ, गर्म होता है। पेंसिल आप बताइए, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है वो, और पेंसिल का जो ऊपर का होता है हिस्सा, उस कवर होता है, वो लकड़ी का बना होता है। तो क्या ये भी गर्म हो जाती है? नहीं गर्म होती है। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को यहाँ आगे क्या कहा गया है? यहाँ पे जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। जैसे कि स्टील, इनके उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन तथा कॉपर, जिसे हम तांबा भी कहते हैं। जो पदार्थ अपने से जो अपने अंदर से उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, उष्मा को चालन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और जो अपने अंदर से उष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देते हैं, उष्मा का प्रवाह नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो उष्मा के कुचालक कहलाते हैं। उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं। आगे है कुचालक के रूप में क्या बताया गया? जैसे कि प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं, क्योंकि ये उष्मा का विरोध करते हैं, इसलिए इनको ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? आइए पता लगाएं। यहाँ पर एक्टिविटी 3.8 दी गई है, इसको देखते हैं। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से दो तिहाई भरिए, यानी 2/3 इसको फिल कर दीजिए। 3 हिस्से में से इसके 2 हिस्से को फिल कर दीजिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए, मतलब किसी टेबल पर रखिए, अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए, जैसा कि आपको फिगर 3.9 में यहाँ पे दिखाया भी गया है किस प्रकार से फ्लास्क में है गर्म किया जा रहा है। आप देख रहे हैं क्या प्रक्रिया हो रही है, उसको आपको नोट भी करना है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उस स्थान को ग्रहण कर लेता है और फिर उस स्थान लेने के लिए आ जाता है, मतलब उस स्थान पर ठंडे जल आ जाते हैं क्योंकि गर्म जल ऊपर की ओर उठ गया है। फिर यह जल भी गर्म हो जाता है और यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है और गर्म होता रहता है जल। आसपास से जल फिर उसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। मतलब अगर आप देख रहे हैं द्रव में ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जा रहा है? संवहन कहा जा रहा है। और हमने ठोसों में पढ़ा था, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को चालन कहते हैं। और द्रव में क्या कहा गया? संवहन कहा गया। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। एक्टिविटी 3.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ एक्टिविटी 3.9 को देखते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व मतलब बगल में रखिए। फिगर 3.10 की तरह क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी महसूस करते हैं? जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, इसी प्रकार से आपके हाथों को व्यवस्थित करना है। यदि नहीं मतलब आपके दोनों हाथ बराबर अनुभव नहीं करते हैं ऊष्मा को, कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है और ऐसा क्यों है? सावधानी क्या रखनी है? अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। मतलब जब आप देखते हैं कि जो आपने हाथ ऊपर की तरफ रखा है वो ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी ज़्यादा महसूस करता है।
तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि गर्म, अगर आप देखेंगे कि जब हम गैस को गर्म करते हैं तो गर्म गैस ऊपर उठती है, तो उसी तरीके से जब आप ऊपर हाथ रखेंगे मोमबत्ती के तो वो ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा। इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती, मतलब बगल में रखा हाथ उतना गर्मी महसूस नहीं करेगा जितना क्या ऊपर रखा हाथ महसूस करेगा। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। तटीय क्षेत्र मतलब जैसे कि समुद्री किनारों पर रहने वाले, पानी के किनारे पर रहने वाले लोग दिन के समय स्थल, धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं। दिन के समय स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, मतलब धरती जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, जैसा कि आपको फिगर 3.11 में यहाँ पर दिखाया गया है। यानी ठंडा आप देख रहे हैं, ठंडी वायु यहाँ पर आ रही है और गर्म वायु समुद्र की ओर आ रही है दिन के समय। और रात के समय समुद्र गर्म हो जाता है तो गर्म वायु स्थल की ओर आ रही है और ठंडी वायु समुद्र की ओर जा रही है। आगे है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, मतलब रात को जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, और जो वायु स्थल से समुद्र की ओर बहती है उसे क्या कहेंगे? स्थल समीर या थल समीर कहते हैं। जैसा कि फिगर आप 3.11 में देख चुके हैं, इस परिघटना को दर्शा रहा है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है, मतलब कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। जैसे कि संवहन में आपने देखा वायु की आवश्यकता पड़ रही है, द्रव की आवश्यकता पड़ रही है, और चालन में आप देख रहे हैं ठोस की आवश्यकता पड़ रही है। विकिरण द्वारा आप देख रहे हैं आगे, चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आता है, जिसे क्या कहते हैं? विकिरण। मतलब सूर्य से जो ऊष्मा हम तक पहुंचती है वो किस प्रक्रिया द्वारा आती, किस विधि द्वारा? विकिरण द्वारा आती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक अर्थात हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं, मतलब ऊष्मा को मुक्त करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित, कुछ परावर्तित मतलब वापस हो जाता है, और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, मतलब वो वस्तु अवशोषित कर लेती है, तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है, मतलब वो वस्तु जो ऊष्मा को अवशोषित करती है इसलिए उस वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में अर्थात बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? आगे देखते हैं, सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, मतलब ज़्यादा पहनते हैं, तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? आइए इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 3.10 दी गई है, इसको देखते हैं। टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए, जिनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद
पेंट कीजिए, जैसे आपको यहाँ फिगर 3.12 में दिखाया गया है। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि काले डिब्बे का जल ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ एक्टिविटी 3.11 दिया गया, इसको देखते हैं। एक्टिविटी 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? नहीं। आप देखेंगे कि सफ़ेद वाले डिब्बे का ताप ज़्यादा कम होगा। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? हाँ, क्योंकि सर्दियों में गहरे रंग जो होते हैं ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित करते हैं और हमें गर्मी प्रदान करते हैं, और गर्मियों में हम हल्के रंग पहनते हैं जिससे कि वो ऊष्मा कम अवशोषित करे और हमें कम ऊष्मा मिले। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। यहाँ कहा गया है गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भागों को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। यहाँ कुछ दिया गया, इसको देखते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, यानी गर्म बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है, यानी ऊष्मा को अवरोधित करता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी अर्थात ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है, यानी गर्म अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है, और पहले भी बताया गया अगर वायु की एक परत रह जाए तो वो ऊष्मा को अवरोधित करती है, तो बेहतर होगा कि हम 2 पतले कंबलों का चुनाव करें। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, वो आपको ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी, थर्ड पॉइंट है, तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 ऊष्मा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।